जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उसमें बताए थे कि मेंडल जो थे वो अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए एक संकर संकरण के लिए शुद्ध पैतृक पौधा, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना के बीच में क्रॉस कराए थे। और जब उनके बीच में क्रॉस कराया गया था तो F1 पीढ़ी जो था उसमें सबके सब जो आए थे संतति, वो सबके सब कैसे थे, लंबे थे। फिर उनके बीच में हम लोग सेल्फिंग कराए थे, और उनके सेल्फिंग से दूसरी पीढ़ी जो उत्पन्न हुआ था उसमें 4 संतति प्रकट हुए थे, और 4 संतति में से 3 वो लंबा था और एक कैसा था, बौना था। और वहीं से हम लोग फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो, एक संकर संकरण के अनुपात जो लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है और जीन प्रारूप का अनुपात होता है उसको निकाले थे। और वहाँ से लक्षण प्रारूप का अनुपात जो आया था वो 3:1, और जबकि जीन प्रारूप का अनुपात आया था तो आया था 1:2:1। अब उसी के आधार पर, उसी क्रॉस के आधार पर मेंडल जो थे वो कई सिद्धांत दिए थे, कई नियम बनाए थे। तो उसी सिद्धांत और नियम के बारे में आज हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो पहला नियम हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इकाई लक्षण का नियम। हेडिंग डाल सकते हैं इकाई, या पहले उससे पहले मेंडल के द्वारा प्रतिपादित नियम। एक संकर संकरण के आधार पर, एक संकर संकरण के आधार पर मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम या सिद्धांत, नियम या इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिद्धांत भी कर सकते हैं। तो उनका जो पहला नियम था वो था इकाई लक्षण का नियम। इकाई लक्षण का नियम, और इसी नियम के साथ साथ एक और हम लोग इसी में पढ़ते हैं, इसी को एक और नाम से जानते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर समझाते हैं ये क्या होता है। इसके अनुसार मेंडल ने यह बताया था कि किसी भी जीव में अनेक व्यक्तिगत क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, और उन लक्षणों का जो नियमन होता है, नियंत्रण होता है, वो जोड़ों में उपस्थित जीनों के द्वारा होता है। जीन तो उस समय खोजा नहीं गया था, तो वहाँ पर जीन के लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था, कारक। तो प्रत्येक जीव में जो व्यक्तिगत लक्षण मौजूद होते हैं उनका जो नियमन होता है वो जोड़ों में उपस्थित कारकों के द्वारा होता है। और ये जो जोड़ों में उपस्थित कारक होते हैं उनमें से एक जो कारक होता है वो नर जनक से आता है, जबकि दूसरा जनक कहाँ से आता है, मादा जनक से आता है संतति के अंदर। तो देखिए लिखते हैं, उसके बाद फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि इस नियम के अनुसार लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार किसी भी जीव में अनेक व्यक्तिगत लक्षण या गुण, लक्षण या गुण का लिख सकते हैं, लक्षण मौजूद होते हैं जिनका नियमन जोड़े में उपस्थित कारकों का मतलब वहाँ पर जीन है या एलील है, क्योंकि उस समय जीन या एलील का खोज नहीं हुआ था, तो वो मेंडल जो थे उसको क्या बोलते थे, कारक बोलते थे। तो उपस्थित कारकों के द्वारा होता है तथा प्रत्येक कारक अलग अलग जनकों से, अलग अलग जनकों कहने का मतलब एक माता से और एक कहाँ से आता है, पिता से, अलग अलग जनकों से आता है। तो ये जो नियम था ये मेंडल का कौन सा नियम था, इकाई लक्षण का नियम या प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। इस नियम के अनुसार क्या कहा गया था कि किसी भी जीव में अनेक क्या होते हैं, व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, और इन व्यक्तिगत लक्षणों का जो नियमन होता है वो जोड़ों में उपस्थित कारकों के द्वारा होता है। और ये जो कारक होते हैं जो जोड़ा में उपस्थित होते हैं उनमें से एक जो कारक होता है, एक जो एलील होता है वो नर जनक से आता है, जबकि दूसरा जो कारक होता है वो किससे आता है, मादा जनक से आता है। तो ये मेंडल का प्रथम नियम था। इसके बाद जो मेंडल ने दूसरा नियम दिया था एक संकर संकरण के आधार पर, वो था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता
का नियम, प्रभाविता का नियम जो होता है, इस नियम को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है इंग्लिश में। उसको भी लिख सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में यह कहा गया था कि जब विपरीत लक्षण वाले शुद्ध जनकों के बीच में, शुद्ध जनकों का मतलब होता है ऐसे जनक जिनके पास जो जीन है या क्रोमोसोम है, सॉरी जो एलील है, वो समयुग्मजी कंडीशन में मौजूद है। और जब समयुग्मजी कंडीशन, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, दो जनक हैं, एक कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, तो ये होगा लंबा और ये कैसा होगा? बौना होगा। तो यहाँ पर दो विपरीत लक्षण वाले, ठीक है ना, शुद्ध जनक का मतलब दोनों में जो एलील है वो कौन से कंडीशन में है? समयुग्मजी कंडीशन में है, उनके बीच में क्रॉस कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी में इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, और जो लक्षण प्रारूप होगा वो कैसा होगा? यहाँ पर लंबा होगा। तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है, इस लक्षण को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रभावी लक्षण बोलेंगे। और जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उस लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस नियम के लॉ ऑफ डोमिनेंस के आधार पर मेंडल ने ये कहा था कि जब विपरीत गुण वाले, ठीक है ना, शुद्ध जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उस लक्षण को हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है उस लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध का मतलब जिनके पास जो एलील है वो कौन सी अवस्था में है? समयुग्मजी अवस्था में है। लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये है मेंडल के दूसरा सिद्धांत, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो उनसे जो F1 पीढ़ी में उत्पन्न होने वाली संतति है, उस संतति में जो लक्षण दिखाई देता है उस लक्षण को हम लोग प्रभावी लक्षण कहेंगे। और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रभावी लक्षण बोलेंगे। तो ये दोनों सिद्धांत नोट करिए। इसके बाद एक और सिद्धांत है, देखिए मेंडल का जो तीसरा नियम है, एक संकर संकरण के आधार पर, इसको बुलाता है पृथक्करण या विसंयोजन का सिद्धांत। पृथक्करण या विसंयोजन का मतलब होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को बोलते हैं युग्मक शुद्धता का सिद्धांत, प्यूरिटी ऑफ गैमिट। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। पृथक्करण या विसंयोजन का मतलब होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और युग्मक शुद्धता का सिद्धांत का मतलब होता है प्यूरिटी ऑफ गैमिट। इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बोला था कि युग्मक निर्माण के समय एलीलिक जीन को स्वतंत्र रूप से अलग होकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने की क्रिया क्या कहलाती है? पृथक्करण या विसंयोजन का सिद्धांत कहलाती है। एलीलिक जीन का मतलब क्या है? हम आपको बताए थे किसी भी जीव में क्या होते हैं, किसी भी लक्षण के लिए दो एलील मौजूद होते हैं, और दो एलील जब साथ साथ मौजूद हैं, लेकिन जब युग्मक बन रहा होता है तो उस युग्मक के बनते समय क्या होते हैं, दोनों के दोनों एलील जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और अलग हो करके ही क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। युग्मक बनते समय एलीलिक जीन को एक दूसरे से अलग होना, स्वतंत्र रूप से अलग होकर के पीढ़ी दर स्थानांतरित होने की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? पृथक्करण या विसंयोजन का सिद्धांत बोलेंगे। अगर ऐसे समझना है इसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में क्रॉस कराना है, तो युग्मक जो बनेगा यहाँ से दो बनेगा, एक तो कैपिटल टी वाला बनेगा और कौन बनेगा? स्मॉल टी वाला बनेगा।
तो ये दोनों अलग अलग युग्मक कैसे बना कि जब ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे से अलग हुए। पहले साथ साथ थे, लेकिन अब ये युग्मक का जब निर्माण हो रहा था तो कैपिटल टी वाला युग्मक अलग बना और स्मॉल टी वाला युग्मक क्या बना, अलग बना। तो ये अलग अलग युग्मकों का निर्माण हुआ, गैमिट्स का निर्माण हुआ। हम लोग पढ़े थे जैसे 10th क्लास में लिंग निर्धारण में, सेक्स डिटर्मिनेशन में, तो वहां पर हम लोग देखे थे कि एक मेल में जो था वो एक्स और वाई दो पाया जाता था, तो वहां पर एक्स वाला भी युग्मक बनता था और वाई वाला भी युग्मक बनता था। तो युग्मक बनते समय क्या होते हैं, जो साथ साथ एलील मौजूद होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और ये एलीलिक जीन को एक दूसरे से अलग होने की क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पृथक्करण या विसंयोजन का सिद्धांत कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि युग्मक निर्माण के समय एलीलिक जीन को स्वतंत्र रूप से अलग होकर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने की क्रिया पृथक्करण या विसंयोजन का सिद्धांत कहलाता है। अर्थात यहाँ से देखिए, जब विपरीत लक्षणों के जोड़ों का क्रॉस किया जाता है, विपरीत लक्षण का मतलब एगो लंबा और एगो बौना, उनके जो दोनों जोड़ों के या कह सकते हैं कि ऐसे एलील वाले जिनमें कैपिटल है, एक स्मॉल टी मौजूद है, ऐसे लक्षणों व जोड़ों के बीच में क्या किया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। तो जब युग्मक बनता है, वही लिखा हुआ है कि युग्मक बनते समय एक जोड़ी के एलील एक दूसरे से क्या कहते हैं, अलग हो जाते हैं। कह रहा है कि जब विपरीत लक्षणों के, ठीक है, जब विपरीत लक्षणों के या विपरीत एलील वाले जोड़ों के बीच में क्रॉस किया जाता है, तो जब युग्मक बन रहा होता है उस समय ये दोनों एलील जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जब ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो युग्मक में क्या होगा, सिर्फ एक प्रकार का एलील रह जाता है, चाहे तो कैपिटल टी रह जाएगा या क्या रह जाएगा, स्मॉल टी रह जाएगा, और इस प्रकार से युग्मक क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग युग्मक के शुद्धता का सिद्धांत या युग्मक के सुपीरियरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का तीसरा सिद्धांत। ये तीन वो सिद्धांत जो दिए थे मेंडल ने मोनोहाइब्रिड। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण या विसंयोजन का सिद्धांत जो था वो कौन से क्रॉस के आधार पर दिया गया था, तो वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण के आधार, या इसी को पलट देगा कि एक संकर संकरण के आधार पर मेंडल के द्वारा प्रतिपादित नियमों का उल्लेख करे या उनके बारे में लिखे कि कौन कौन से मेंडल जो नियम था वो एक संकर संकरण के आधार पर दिए थे। तो उसको आपको याद करना होगा, सोल्व करना होगा। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको छापना नहीं है। यहाँ पर लक्षणों की जगह पर एलील वाले लिख सकते हैं, अर्थात जब विपरीत एलील वाले अब विपरीत एलील वाले जोड़ों का क्रॉस कराया जाता है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, छाप लीजिए। तो एक संकर संकरण के आधार पर मेंडल जो थे वो तीन नियम दिए थे। पहला जो नियम था वो था आपका प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर या इकाई लक्षण का सिद्धांत या नियम। दूसरा जो था वो प्रभाविता का नियम था, और तीसरा जो था वो कौन सा नियम था, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम। उसके बाद अभी आगे हम लोग को पढ़ना है, एक संकर संकरण के आधार पर कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, सोल्व भी करेंगे, कोशिश करना है, उसको पहले अपने करना है, क्वेश्चन को बाद में सोल्यूशन देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन एक किसान अपने खेत में 200 बीज लगाता है। एक किसान जो है वो अपने खेत में टोटल कितने बीज लगा रहा है, 200 बीज लगा रहा है, जिनमें से 150 लंबा एवं 50 बौना पौधा उत्पन्न होते हैं। तो पैतृक पौधे का जीन प्रारूप, जीनोटाइप क्या होगा। ऑप्शन हम देते हैं इसे। पहला ऑप्शन मान लीजिए कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी। सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी। थर्ड ऑप्शन है कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी। और फोर्थ ऑप्शन है कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये है। अब ये ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो यहाँ पर देखिए 200 बीज लगाया था, 200 में से 150 कैसे हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं लंबा का जो संख्या है कितना है, 150 है, और बौना का जो संख्या है वो कितना है, 50 है।
अगर आप इस 50 से इसको डिवाइड करें तो ये कितना जाएगा, 3:1 के क्रम में आएगा, 3:1। अब हम लोग एक संकर संक्रमण पढ़ चुके हैं, तो एक संकर संक्रमण में 3:1 कब आया था, तो जब F1 पीढ़ी को, जो F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किससे कराए थे, सेल्फिंग कराने के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी से, जब इससे क्रॉस कराए थे तो यहाँ पर क्या आया था, कैपिटल टी आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इससे क्रॉस इसमें कराए थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसमें से 3 को जो था वो लंबा था और एक को कैसा था, बौना, 3:1। तो ये F1 पीढ़ी का जब सेल्फिंग कराया था तो 3:1 आया था। ठीक उसी प्रकार से लंबा और बौना का यहाँ पर भी अनुपात कितना रहा, 3:1। और ये जो 3:1 कब आता है, जब जनकीय पौधा का, पैतृक पौधा का जीन प्रारूप क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्वेश्चन है, इसको छाप लीजिए, सॉल्यूशन नोट करिए। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है 50 एक लंबे एवं 17 बौने पौधे वाले, 17 बौने पौधे वाले जनक पौधे का जीन प्रारूप क्या होगा, सिंपल कह रहा है कि उस जनकीय पौधा का जीन प्रारूप पता करना है जिसके बीज को लगाने से 50 को लंबा और 17 को कैसा आया, बौना है। अब इसमें देखिए तो लंबा का सीधा सीधा वैसे लिख लेंगे, तो लंबा और बौना का जब क्रॉस करें तो लंबा जो है यहाँ पर कितना है, 50 है और बौना कितना है, 17 है। तो ये अगर 3:1 पूरी तरह से नहीं आती, इसमें अप्रोक्स में हम लोग लिख सकते हैं, अप्रोक्स में ये कितना अनुपात आ रहा है, 3:1 आ रहा है। और 3:1 कब आता है, जब हम लोग जनक का क्रॉस, जनक का जो जीन प्रारूप होता है वो क्या रखते हैं, जीन प्रारूप। तो यहाँ से जनक का जो जीन प्रारूप आएगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। जब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से कराते हैं तो जनकों का जो अनुपात आता है वो 3:1 आता है। तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन दे रहा है इसके अनुसार जो यहाँ पर जो संतति है, संतति का जो अनुपात है वो 3:1 है। और 3:1 कब आता है, जब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से कराते हैं। इसलिए यहाँ पर भी जनक का जो जीन प्रारूप होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में नीला आंख अप्रभावी एवं भूरा आंख प्रभावी होता है। यदि किसी लड़के का आंख भूरा है लेकिन उसके माता का जो आंख है वो कैसा है, नीला है, तो उसके पिता के आंख का लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप पूछा है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसको सोल्व करने का सीधा सा तरीका है, सबसे पहले आप प्रभावी एवं अप्रभावी गुणों को क्या कर लीजिए, अलग अलग लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो प्रभावी गुण दिया हुआ है क्वेश्चन में, सोल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन में जो प्रभावी गुण है वो प्रभावी गुण क्या है यहाँ पर, तो भूरा आंख है। अगर किसी व्यक्ति का भूरा आंख, इसका मतलब वो क्या है, प्रभावी है। अब और अप्रभावी जो गुण दिया हुआ है वो अप्रभावी जो है वो क्या है, यहाँ पर नीला, नीला कलर जो है वो क्या है, अप्रभावी है। अब हम लोग प्रभावी और अप्रभावी पढ़ चुके हैं गुण के बारे में। प्रभावी गुण ऐसे होते हैं जो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों तरह के अवस्था में उत्पन्न होते हैं। तो अभी हमको मालूम नहीं है कि इसका आंख जो है उसका जीन का समयुग्मजी अवस्था में कि विषमयुग्मजी अवस्था में, तो दोनों लिखेंगे। तो भूरा आंख के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है, ब्राउन, बी फॉर ब्राउन, ठीक है। तो कैपिटल बी भी हो सकता है और कैपिटल बी स्मॉल बी। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर प्रभावी गुण है तो प्रभावी गुण समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों तरह के अवस्थाओं में उत्पन्न होता है, जबकि अप्रभावी गुण जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ समयुग्मजी अवस्था में उत्पन्न होता है और उसको स्मॉल लेटर से ही हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मनुष्य में नीला प्रभावी एवं भूरा क्या होता है, मनुष्य में नीला अप्रभावी एवं भूरा प्रभावी होता है यदि किसी लड़के का, तो सबसे पहले लड़के का यहाँ पर लिख लेते हैं, आंख कैसा है, भूरा है।
लड़के का आंख भूरा है तो कैपिटल बी भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसकी माता जी का आंख जो है वो नीला है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इसकी माँ है, तो इसका आंख कैसा है, नीला, नीला कलर का आंख है। अब नीला कलर का आंख है तो कंफर्म है कि माँ का जो जीनोटाइप होगा वो स्मॉल बी और स्मॉल बी होगा। अब स्मॉल बी अगर इसके माँ का है तो यहाँ से एक बी तो कंफर्म इसके अंदर आया होगा और स्मॉल बी, और एक स्मॉल बी आया होगा, तो इसका जीन प्रारूप कौन होना चाहिए, कैपिटल बी और स्मॉल बी वाला। ये वाला जीन प्रारूप यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लड़के का जो जीन प्रारूप हो जाएगा वो कैपिटल बी स्मॉल बी हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि एक स्मॉल बी यहाँ से आया होगा। अब कह रहा है कि पिता का जीन प्रारूप क्या होगा, तो देखिए स्मॉल बी इधर से आया है तो कैपिटल बी किधर से आया होगा, पिता से आया होगा, तो यहाँ पर हम लोग पिता का लिख सकते हैं। तो पिता का जीन प्रारूप क्या हो सकता है, कैपिटल बी। अब कैपिटल बी है तो कंफर्म है कि कैपिटल बी प्रभावी लक्षण को नियंत्रित करता है, तो पिता का आंख भूरा होगा। तो ये भूरा के लिए कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है और कैपिटल बी भी हो सकता है पिता का। लेकिन जब हम लोग लिखेंगे तो जब कुछ नहीं दिया हुआ रहे तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में विषम युग्मजीय अवस्था में लिखते हैं। यहाँ से जो पिता का आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्योंकि ये कैपिटल बी जो है वो इस चाइल्ड के अंदर, इस संगति के अंदर ये लड़का है, तो इस लड़का में ये जो कैपिटल बी आया वो कहाँ से आया, पिता। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा कि पिता के आंख का लक्षण प्रारूप, तो कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो कैपिटल बी स्मॉल बी किसको नियंत्रित कर रहा है, भूरा कलर को। तो पिता का लक्षण प्रारूप क्या होगा, यहाँ से लक्षण प्रारूप भूरा हो जाएगा। और जीन प्रारूप, तो जीन का क्या है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो यहाँ से लिख सकते हैं पिता का जीन प्रारूप कैपिटल बी स्मॉल बी। ये क्वेश्चन का आंसर है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो पहले प्रभावी और अप्रभावी गुण वाले गुणों को अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रभावी गुण जो था वो भूरा था, अप्रभावी गुण जो था वो नीला था। अब भूरा प्रभावी गुण जो होता है वो समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय दोनों तरह की अवस्था में प्रकट होता है, जबकि अप्रभावी गुण जो होता है वो सिर्फ समयुग्मजीय अवस्था में प्रकट होता है, और इसको हम लोग अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब कह रहा है कि किसी लड़के का आंख जो है वो भूरा है, तो भूरा के लिए हम लोग ले सकते हैं कैपिटल बी और कैपिटल बी भी ले सकते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी भी ले सकते हैं। लेकिन इसके आगे कंडीशन क्या है, उसके माँ का जो आंख है वो कैसा है, नीला है। तो माँ का आंख जब नीला है तो नीला के लिए नीला अप्रभावी गुण है, और इसके लिए हमेशा हम लोग स्मॉल बी लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर माता के अंदर स्मॉल बी है तो लड़के के अंदर एक स्मॉल बी तो यहाँ पर आया होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि ये क्लियर हो जाएगा कि लड़का जो है वो समयुग्मजीय, कैपिटल बी वाला जीन इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी वाला, क्योंकि एक स्मॉल बी कहाँ से आया है, मदर से। अब दूसरा बच रहा है कैपिटल बी, तो यहाँ से हम लोग एक कंफर्म है कि एक कैपिटल बी कहाँ से आया होगा, फादर से आया होगा। तो अगर एक कैपिटल बी यहाँ पर लिख देते हैं तो दूसरा हमको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल बी भी लिख सकते हैं, स्मॉल बी भी लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लिखेंगे वो क्या, कौन सा अवस्था में लेते हैं हम लोग, जब कुछ नहीं दिया हुआ रहता है विषम युग्मजीय अवस्था में। तो यहाँ पर पिता का जो आया वो कैपिटल बी स्मॉल बी आया। अब कैपिटल बी स्मॉल बी जो होता है वो कैसा, प्रभावी लक्षण को नियंत्रित करता है। तो यहाँ से पिता का जो लक्षण प्रारूप आएगा वो कैसा आएगा, भूरा आएगा, माने पिता का आंख जो है वो भूरा कलर का है, ठीक है। और उसका जो जीन प्रारूप है वो कैपिटल बी स्मॉल बी है। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने का कोशिश करिएगा। उम्मीद कम है कि आपको ऐसे यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करना है समझने का। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको आपको खुद सोल्व करना है, उसको अगले क्लास में बताएंगे। उसको लिखते हैं अभी हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा है, कह रहा है कि एक भूरे आंख वाले व्यक्ति जिसकी माता का आंख जो है वो कैसा है, नीला है, एक स्त्री से विवाह करता है। कैसे स्त्री से, जिसका आंख कैसा है, नीला है, नीले आंख वाले स्त्री से विवाह करता है। तो उनके बच्चों में, ठीक है ना, नीले आंख और भूरे आंख वाले बच्चे जो है उनका प्रतिशत जो होगा वो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा। प्रतिशत नहीं, अनुपात पूछा है, तो फिर वही तरीका रहेगा। सबसे पहले प्रभावी और अप्रभावी गुण लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे प्रभावी गुण जो है यहाँ पर वो क्या है, भूरा होगा, और भूरा के लिए हम लोग कैपिटल बी भी ले सकते हैं और कैपिटल बी स्मॉल बी भी ले सकते हैं। अप्रभावी गुण जो यहाँ पर है वो होगा क्या, नीला, और नीला के लिए हम लोग नीला जो अप्रभावी गुण उसके लिए हम लोग स्मॉल बी लिखेंगे, और उसको समयुग्मजीय अवस्था में लिखते हैं। अब देखिए इसको क्रॉस कराना है, क्वेश्चन बनाने के लिए सोल्व कर ही देते हैं, आपको घर पर दिक्कत होगा
कह रहा है कि एक बुरे आंख वाले व्यक्ति जिनकी माँ का एक बुरा आंख वाला व्यक्ति है, बुरा आंख के लिए तो हम लोग उस व्यक्ति के लिए कैपिटल बी भी ले सकते हैं और कैपिटल बी स्मॉल बी भी ले सकते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति के बाद लिए। अब इस व्यक्ति का जो माँ है, इसकी माँ जो है, इसका आंख जो है वो कैसा दिया हुआ है, नीला दिया हुआ है। तो नीला आंख है तो इसके लिए इसकी माँ का जो जीन प्रारूप होगा वो क्या होगा, स्मॉल बी। तो ये तो कंफर्म है कि माँ, अगर इस व्यक्ति का ये माँ है तो माँ से एक स्मॉल बी आया होगा, तो इसका जो जीन प्रारूप होगा वो कौन होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ से व्यक्ति का जो जीन प्रारूप हमको क्लियर हो जाता है कि व्यक्ति का जो जीन प्रारूप होगा वो क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, क्योंकि माँ जो है उसमें नीला आंख है उसका, और अगर माँ का आंख जो नीला है तो बच्चे में एक स्मॉल बी जरूर आया होगा। अब इस व्यक्ति का जो विवाह हो रहा है वो एक नीले आंख वाली स्त्री से हो रहा है, स्त्री, और इसका जो आंख है वो कैसा है, नीला है। तो अगर नीला आंख है स्त्री का तो इसके लिए हम लोग कौन सा जीन प्रारूप रखेंगे, स्मॉल बी रखेंगे। ठीक है, अब इनके बीच में क्रॉस कराएंगे। इनके संतति के बारे में पूछा है तो इनके संतति का अनुपात पूछा है तो क्रॉस कराइए। तो देखिए समीपमझी अवस्था में है, तो समीपमझी अवस्था में है तो इनमें से एक स्मॉल बी को हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब बारी बारी से उसको क्रॉस कराइए। इधर से कैपिटल बी से स्मॉल बी में क्रॉस कराएंगे, पहला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैपिटल बी स्मॉल बी बनेगा। फिर ये स्मॉल बी से इसमें क्रॉस कराएंगे तो ये बनेगा स्मॉल बी और स्मॉल बी। अब देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी है तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैसे लक्षण प्रारूप को निरूपित करता है, भूरा। तो ये जो संति होगा वो कैसा होगा, भूरा होगा। और स्मॉल बी है तो ये किसको, नीला को निरूपित कर रहा है। तो ये जो संति होगा वो कैसा होगा, नीला आंख वाला होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर अनुपात देखें, तो अनुपात जो आ रहा है भूरा और नीला का और नीला का जो अनुपात आ रहा है वो कितना रहा है, 1:1 आ रहा है। एगो भूरा है और एगो कैसा है, नीला है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है इसको बार बार क्वेश्चन को लिखे और खुद सॉल्यूशन करने का सोचे। अगर सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ पर नहीं सोल्व हो रहा है, तो तब इसको रिपीट करके वीडियो को देखें और बनाने का क्या करें, कोशिश करें। जिनको समझ में मान लीजिए नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि यहाँ पर हमको दिक्कत है, तो हम आपको अगले वीडियो में क्या करेंगे, बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक इसके बाद हम लोग यहाँ पर आपका जो है वो एक संकर संकरण जो है वो समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग द्विसंकर संकरण पढ़ेंगे और वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।